Hi everyone, how are you all? I hope that you all are doing very good. आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 ख़त्म कर देंगे और इसी के साथ हमारा जो टर्म नंबर 1 का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि आपको एक ही पीडीएफ में बुक नंबर 1 के सारे नोट्स मिल जाएं और दूसरे पीडीएफ में बुक नंबर 2 के नोट्स मिल जाएं। ठीक है, टर्म 1 के लिए। सो आई विल बी मेकिंग 1 पीडीएफ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मैंने ऐसा पहले से इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये मेरे पहले से बनाए हुए नोट्स नहीं है। मैं कभी भी नोट्स ऐसे सुंदर कलरफुल मैनर में नहीं बनाती हूँ अपने लिए। जब भी बनाती हूँ बिकॉज आई नीड टू टीच यू ऑल, आई नीड टू मेक द कॉन्टेंट अ बिट क्रिएटिव, इसलिए मैं कलर्स वगैरह के साथ बनाती हूँ। तो ये मेरे क्लास 12th या मेरे टीचर्स के नहीं हैं, मैं साथ साथ में बनाती हूँ। जैसे आज जो टॉपिक कवर करना है तो उसके नोट्स बनाए हैं। तो अब जैसे हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया, सो आई हैव ऑल द नोट्स विद मी। तो मैं कोशिश करूँगी कि पीडीएफ आपको मिल जाए। एक वीडियो आएगी, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग दैट सून। तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं और ख़त्म करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 6। ठीक है, उससे पहले जैसे हमने पिछली वीडियो में थोड़ा फॉर्मेट चेंज करके पढ़ा था तो उसके भी नोट्स जो हैं वो आपको रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगे। यू डोंट वरी। ठीक है, उसमें देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि जो जीनोसाइड है उसका मतलब मैंने बहुत क्लियर नहीं बताया। उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जीनोसाइड का मतलब बहुत सारे लोगों को मार देना, और वो सारे लोग जो हैं एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ठीक है, दैट इज जीनोसाइड। साइड का मतलब होता है किसी को मारना। ठीक है, और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि क्यों सारी कंट्रीज ऐसी कहती हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल के वेटो पावर है उसे अबॉलिश करना चाहिए। उसके 2 रीज़न हैं। क्योंकि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि ये सभी लोगों को इक्वल नहीं बनाता, कुछ कंट्रीज को जो है एक हायर लेवल पे बिठा देता है वेटो पावर और बाकी सभी को नीचे। ठीक है, और दूसरा ये इक्वालिटी को प्रमोट करने वाली बात नहीं है वेटो पावर, पर ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। अब हम आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 2 टॉपिक्स। एक है आपका इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, दूसरा होगा हमारा द यूएन इन द यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो पहले इंडिया वाला पढ़ते हैं कि इंडिया यूएन के अंदर क्या क्या चेंजेस लाना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू क्रिएट चेंजेस इन यूएन। ठीक है, हर एक कोई चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की वेटो पावर ले लो, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बढ़ा दो। बट वी आर द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। हम परमानेंट मेंबर्स नहीं हैं सिक्योरिटी काउंसिल के कि हम इस चीज़ को प्रमोट कर सकें, राइट। तो व्हाट चेंजेस इंडिया डू प्रेजेंट टू यूएन कि हाँ आपको ये चेंजेस करने चाहिए, वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, देखिए सबसे पहले कि इंडिया वांट्स अ चेंज। ठीक है, यूएन के अंदर कि आज के टाइम पे जैसे जैसे जो चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें करना है सब कुछ। उसके बाद ये चाहता है कि जो डेवलपमेंट है वो यूएन का मेन एम होना चाहिए। ठीक है, आपका जैसे फिलअप्स आते हैं ना वो ऐसे ही आते हैं, कई बार इतने जैसे माइंड बॉगलिंग से आ जाते हैं कि आपने बुक नहीं पढ़ी, आपने अच्छी तरीके से चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको याद नहीं आता। तो वो दे देंगे डैश शुड बी सेंट्रल टू द यूएन्स एजेंडा। मतलब यूएन का जो एम है उसके सबसे पिन पॉइंट क्या होना चाहिए, डैश क्या, डेवलपमेंट। क्यों कहता है इंडिया ऐसा, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंगली किसी भी मतलब कंट्री के अंदर अगर आपको पीस और सिक्योरिटी लेके आनी है, शांति लेके आनी है, तो ज़रूरी है वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड हो। ठीक है, जब लोग जो हैं खुश होते हैं, एक कंट्री डेवलप्ड होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं होती, राइट। तो दैट्स वाई इंडिया सेज कि जो डेवलपमेंट है वो मेन एम होना चाहिए यूएन का। उसके बाद जो आपकी जनरल असेंबली है वो एक्सपैंड कर रही है। जैसे जैसे नई नई कंट्रीज इंडिपेंडेंट होती गई वैसे वैसे उन्होंने यूएन को ज्वाइन किया एंड दे बिकेम द मेंबर ऑफ जनरल असेंबली। ठीक है, और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि 1965 के अंदर क्या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनमें इंक्रीज आया। ठीक है, अब बात को समझिए, ये पहले 1945 का सिनेरियो है। ठीक है, पहले क्या होता था, 5 परमानेंट मेंबर होते थे और 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते थे। ठीक है, 1945 के टाइम पे। और 65 में क्या हुआ, 1965 मतलब 20 साल बाद क्या हुआ, परमानेंट मेंबर्स उतने ही रहे परंतु 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट क्रिएट कर दी गई कि अब की बार क्या होगा कि
6 मेंबर नहीं हम इलेक्ट करेंगे, परंतु हम 10 करेंगे, मतलब 4 और प्लस कर दिया। तो मतलब 1965 के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल की टोटल स्ट्रेंथ है वो 11 से 15 कर दी गई। यहाँ पे देखोगे प्लस करोगे 11 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है ना। तो परमानेंट मेंबर्स में कोई चेंज नहीं आया है, नॉन परमानेंट मेंबर्स में चेंज आया था। कब आया था? 1965। पर 65 के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि थोड़े से और मेंबर्स को ऐड कर दिया जाए। तो इसलिए जो हमारा इंडिया है वो कहता है कि परमानेंट मेंबर्स के अंदर इंक्रीज होना चाहिए। ये जो परमानेंट मेंबर्स, सिर्फ परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर होती है, इनके पास कोई वेटो पावर नहीं होती, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है कि परमानेंट मेंबर्स जो है उन्हें इंक्रीज करना चाहिए, ताकि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, इसका मतलब कि जो पूरा वर्ल्ड है वो यूएन के अंदर ज्यादा विश्वास रख सके, ठीक है। अगर परमानेंट मेंबर सिर्फ 5 कंट्रीज ही रहेंगी तो इसका मतलब है 5 कंट्रीज का एक तरह से डिक्टेटरशिप है यूएन के अंदर। तो इंडिया का ये कहना है, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका डिसीजन तो सभी को इफेक्ट करता है ना, तो इसलिए सभी को मौका मिलना चाहिए कि कभी ना कभी वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, और इनकी सीट्स ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा चांसेस हैं कि हम इसके अंदर जा सकते हैं। इंडिया का कहना है कि देयर शुड बी मोर डेवलपिंग कंट्रीज इन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ही ये सारे पॉइंट्स हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें ही रखा है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी जगह दो भाई, ठीक है, ऐसा कहना चाह रहे हैं इंडिया। उसके बाद इंडिया कह रहे हैं कि नॉन परमानेंट जो ये वाला सेक्शन है जिसमें सिर्फ 4 मेंबर्स इंक्रीज किए थे 1965, उसमें भी और इंक्रीज लाया जाए, इन परमानेंट मेंबर्स में भी इंक्रीज लाया जाए, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं, इंडिया ने तो ऐसा बोल दिया, उसके बाद इंडिया आपको क्या कह रहा है? हाई आई वांट टू बिकम सिक्योरिटी काउंसिल्स परमानेंट मेंबर, ठीक है, इंडिया आपको कह रहे हैं। तो इंडिया आपको बता रहा है कि कैसे कैसे मैं बन सकता हूँ, ठीक है। तो हम कैसे कैसे सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं वो हम पता करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात थी कि पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए किसी भी नए मेंबर की। तो हम तो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं, पूरे वर्ल्ड का जो 1/5 पार्ट है पॉपुलेशन का वो हमारे इंडिया में रहता है, ठीक है। तो ये बात समझने वाली है, 1/5 जो पॉपुलेशन है, मतलब 20% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। तो हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला देश है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। वी पार्टिसिपेट इन यूएन इनिशिएटिव्स, ठीक है, जो भी पीस मेकिंग प्रोग्राम्स होते हैं यूएन के, जैसे हमने पढ़ा था कोल्ड वॉर वाले चैप्टर में कि जब यूएसएसआर और यूएस के बीच में झगड़ा था तो हम अलग अलग जगहों पे जाते थे, ठीक है, वहां पे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भेजते। सो इंडिया डू कंट्रीब्यूट इन द पीस कीपिंग ऑपरेशंस। पीस कीपिंग ऑपरेशन का क्या मतलब? जब भी कहीं पे वॉर की शुरुआत हो रही है या वॉर जो है और बढ़ने वाली है तो यूएन जाता है वहां पे एज अ मीडिएटर कि उस वॉर को शांत किया जाए। तो हम भी ऐसे जो है पार्टिसिपेट करते थे। तो जैसे ये वाला मैप है आपकी बुक में दे रखा है, तो इसकी जो हेडिंग है दैट इज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग ऑपरेशंस, कि कहाँ कहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने एज अ मीडिएटर काम किया है। तो आपको इसे बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में पढ़ना है। आपने ये देख लेना कि कहाँ कहाँ पे हुए थे, जैसे कोसोवो के अंदर, साइप्रस के अंदर, लेबनान के अंदर, इंडिया एंड पाकिस्तान की जब वॉर चल रही थी तब भी यूएन एज अ मीडिएटर आया था। तो आपको ये ऊपर का जो कॉम्प्लेक्स चीज है इसे नहीं पढ़ना है क्योंकि ये चैप्टर से ज्यादा रिलेटेड नहीं है। यू हैव टू मेक द थिंग्स ईजियर। जैसे लाइबेरिया के अंदर, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, आप अपनी बुक में देख सकते हो पेज नंबर 92। दिस इज नॉट वेरी क्लियर क्योंकि ये प्रिंटिंग में थोड़ा है, ग्लिच है, ठीक है। उसके बाद देखिए साउथ सुडान, उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर हुआ है, सीरिया के अंदर हुआ है, एटसेट्रा, ठीक है। तो आपको चीजों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं। उसके बाद जो अगला पार्ट है दैट इंडिया सेज कि आई कैन बी अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर, ठीक है, वो है कि हम इकोनॉमिकली इमर्ज कर रहे हैं, वी आर बिकमिंग अ लार्जर इकोनॉमिक पावर। उसके बाद वी आर अ रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, ठीक है। तो अब देखिए हमने 5 चीजें बता दी दैट एक्चुअली सेटिस्फाइज कि हाँ हम बन सकते हैं, पर इट इज नॉट ईजी। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्रीज के कुछ व्यू पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताए गए हैं बुक के अंदर। सबसे पहले कुछ कंट्रीज कहती हैं कि इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में बुरे रिलेशंस हैं उनकी वजह से इंडिया जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए ज्यादा काम करेगा और पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा आफ्टर बीइंग परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। दिस इज द व्यू पॉइंट ऑफ अदर कंट्रीज, नॉट माइन, ठीक है।
तो उसके बाद देखिए कि कई कंट्रीज कहती हैं कि वी आर नॉट श्योर अबाउट द मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया, कि कितनी ज़्यादा मिलिट्री है हमें नहीं पता, इतना क्लैरिफाइड पिक्चर नहीं है हमारे पास। उसके बाद कहते हैं कि इंडिया जो है एज एन इनइफेक्टिव मेंबर काम करेगा क्योंकि ये पाकिस्तान के खिलाफ काम करेगा। देन दे से कि ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज जो हैं वो काफ़ी राइज कर रही हैं, ठीक है। जैसे इंडिया राइज कर रहा है वैसे ये कंट्रीज भी राइज कर रही हैं, तो हमें इन्हें भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर चैलेंज जो कि हमें रोकता है टू बी अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका है, इनकी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में इनका 0 कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो, मैंने आपको फूक से याद कराया था फ्रांस, देन यू फॉर योर यूके, देन यूएस, ठीक है। यूएसएसआर होता था, अब रशिया बन गया, सी फॉर चाइना, ठीक है। तो आप देखोगे फ्रांस और यूके यूरोप के हैं, यूएसए जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है, और आपका ये रशिया और चाइना एशिया के हैं। तो आप देखो कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका का तो एक भी कंट्री नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स में। तो मतलब अगर हम इंडिया को बना देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, तो एशिया के 3 हो जाते हैं और इनके 0-0 रह जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि हमें थोड़ा इगैलिटेरियन वे में भी चलना है, ठीक है। यूएन के लोग बोल रहे हैं ऐसा, कि इसलिए ये सारे चैलेंजेस हैं एंड इट विल नॉट बी ईजी कि हम इंडिया को एज अ परमानेंट मेंबर बना दें इन फ्यूचर, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। सो दैट इज यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। मतलब यूएन जो है जिस चीज़ के लिए बना था, ठीक है, कि हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देनी, और दूसरा इसका ये है कि यूएस को संभालना है यूएन को, ठीक है। कि देखिए पहले हमारा बाइपोलर वर्ल्ड होता था जिसमें यूएसएसआर और यूएस होते थे। तो यूएस जो है, ऐसा नहीं था कि यूएस ही पावरफुल था, उसके साथ एक और कंट्री थी जो कि इसके खिलाफ खड़ी थी। पर अब जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में, ये ईयर सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है कि वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर हो जाता है। यूनि का मतलब 1 और पोलर का मतलब हुआ कि एक ही पावर। तो यूएस जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर 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 पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो यूएस आपको क्या कह रहा है, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या सच्चाई है इसके पीछे, कि क्या यूएस कर सकता है जो भी ये चाहे, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम यूएन का एक्चुअल में वो पढ़ रहे हैं कि यूएन कितना अच्छी तरीके से इफेक्टिवली काम कर सकता है। सो यूएस पावर कैन नॉट बी इजीली चेक्ड। सबसे पहली बात, यूएस जो है उसे रोकना, ठीक है, उसे दबाना बहुत आसान नहीं है, ठीक है। क्यों? उसके लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट, दिस इज द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। इसकी जो मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर है वो इतनी ज्यादा है ना, ये किसी भी उस पर इग्नोर कर सकता है यूएन को, कि सब कुछ तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं आपको देता हूँ, है ना, और आई कैन इग्नोर यू, ठीक है। ये यूएस का स्टैंड है कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये यूएन में है या नहीं है, ठीक है। बल्कि यूएस एक तरह से फेवर कर रहा है यूएन के ऊपर कि आई एम अ मेंबर ऑफ यू, ठीक है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि इन सारी पावर्स को हम, इनका वेटो पावर नहीं छीन सकते क्योंकि दे कैन ईजिली लीव द यूएन, ठीक है। और उसके बाद यूएन कोई इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह बिल्कुल भी नहीं काम कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्स्टेकल है कि हम यूएस को रोक नहीं सकते वो है कि ये बहुत ज़्यादा सुपर पावर है ये, ठीक है। उसके बाद सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ये, अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर है इसके पास। मतलब इसके पास, हमने जैसे यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर है वो 2021-22 के अंदर तो डिलीट हो गया, उसके कुछ पार्ट्स जो हैं आपको ये आप पूछते हो कि जो 3rd चैप्टर है हमारी बुक का, उसके जो थोड़े से पार्ट्स हैं जो हमें पढ़ने थे वो कहाँ पे हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए। जो चैप्टर नंबर 2 है यूनिपोलर बाइपोलर वर्ल्ड आई गेस, ठीक है, लेट मी चेक इट आउट, कि जो 2nd चैप्टर है ना उसकी लास्ट वीडियोस, द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी चैप्टर की जो एंड की 2 वीडियोस हैं वो क्या कर रही हैं, उसके अंदर जितने भी पार्ट्स 3rd चैप्टर के हैं ना वो इंक्लूडेड है। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। प्लेलिस्ट से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा नहीं होगा कि वीडियोस नहीं मिल रही, तो प्लेलिस्ट से ही पढ़ना चाहिए कि उसमें आपको सीरियल वाइज सारी वीडियोस मिल जाती हैं, ठीक है। तो 3rd चैप्टर का ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं कराया, उसका जो है मैंने कुछ पार्ट्स जो हैं वो 2nd चैप्टर के अंदर ही इंक्लूड कर रखे हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंगली 3rd चैप्टर के जो पार्ट जो हैं हमें पढ़ने हैं वो 2nd चैप्टर के पार्ट बना रखे हैं उन्होंने
सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये एक हेजेमनी है। हेजेमनी का क्या मतलब होता है कि ये सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो ये इसके पास अनमैच्ड फाइनेंशियल पावर है, ठीक है। यूएन का जो बेसिकली जो जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर होता है कि एक ऑफिस होता है, एक हेडक्वार्टर होता है, वो जो है यूएस के अंदर ही है, ठीक है। इसलिए जो यूएस की आपकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, उसकी बहुत ज़्यादा पावर बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि यूएन का जो हेडक्वार्टर है, जो उसकी फिजिकल जो बिल्डिंग है वो प्रेजेंट है यूएस के अंदर ही, इसलिए इसकी और भी पावर है, ठीक है। उसके बाद जो यूएस के नेशनल्स हैं, मतलब इसके सिटीजन हैं, जो वो यूएन की ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? नौकरशाही, मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं यूएन के, उसके अंदर बहुत सारे यूएस के सिटीजन्स भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएस के पास वेटो पावर है, जो चीज़ इसे अपने खिलाफ लगेगी उसके लिए ये नो कह देगा, तो वही डिसीजन वहीं पे बंद हो जाएगा। जो इसके फेवर में हो उसे ये यस बोलेगा, ठीक है। तो इसके पास वेटो पावर है। उसके बाद ये परमानेंट मेंबर है, ठीक है। इसकी वजह से जो यूएन का सेक्रेटरी जनरल बनता है, जो यूएन का हेड बनता है, उसके अंदर यूएस का बहुत बड़ा ऐसे जो कह देगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इट इज़ परमानेंट मेंबर। तो इसकी बहुत सिग्निफिकेंस से है, कंसीडरेबल से है, मतलब अगर ये बोलेगा दैट विल बी कि चांसेस हैं कि दैट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है, कि वो ही बंदा जो है वो सेक्रेटरी जनरल बनने वाला है। उसके बाद कहा गया है इट कैन स्प्लिट द वर्ल्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो यूएस है, ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री यूएस के खिलाफ जाना चाहेगी, क्योंकि यूएस के पास बहुत ज़्यादा मिलिट्री, इकोनॉमी एट्सेट्रा पावर्स हैं। तो इसकी वजह से कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है, ठीक है, अगर ये कर रहा है, ठीक है, तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई भी कंट्री इसे अपोज करेगी, ठीक है। तो इट स्प्लिट्स द वर्ल्ड, ठीक है। ये क्या करता है कि वर्ल्ड को, अगर मान लो कि दूसरी कुछ कंट्रीज भी कह रही हैं कि हाँ ये गलत कर रही है, तो बाकी सारी कंट्रीज इसी के साथ होती हैं, तो वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, और जो इस यूएस की साइड होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब मतलब बहुत हमने देख लिया कि यूएस बहुत पावरफुल है, यूएन जो है वो काफ़ी इनइफेक्टिव है। तो यू विल बी सैड कि हाँ यार कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतनी इफेक्टिव है ही नहीं है, ठीक है। तो यूएस भी यूएन को क्रिटिसाइज करता है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करता रहता है, पर यूएस साथ में ये भी बोलता है कि ये जो यूएन है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 190 से ज़्यादा कंट्रीज जो है एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं, ठीक है। और जो यही बात मैंने अभी पहले भी बताई थी आपको कि जो वर्ल्ड है वो बहुत कम चांसेस हैं कि वॉशिंगटन, मतलब यूएस की कैपिटल जो है उसके खिलाफ जाएगा, ऐसे बहुत कम केसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो यूएन है वो इम्परफेक्ट बॉडी है, ठीक है, ये परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पर अब हमें दूसरा साइड देखना, हमने इसका नेगेटिव साइड देख लिया कि यूएन काफ़ी कमज़ोर है, ये है वो है, पर हम ऐसा इमेजिन कर ही नहीं सकते कि वर्ल्ड बहुत अच्छी तरीके से काम कर लेगा विदाउट यूएन, यूनाइटेड नेशंस के बिना हम अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम 7 बिलियन लोग जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कोरोना वायरस को तब तक हम ख़त्म नहीं कर सकते जब तक सारी कंट्रीज मिलके नहीं कुछ करती। इन्वायरमेंट पोल्यूशन को अगर एक कंट्री बहुत ज़्यादा कर रही है और दूसरा कुछ अच्छा कर रही है उसके लिए कि हाँ हम नहीं करते, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा जो क्लाइमेट है वो क्या है, कनेक्टेड है। एक कंट्री कुछ बहुत ज़्यादा ठीक है कहीं से एक्सप्लोजन कर रही है तो उसका इफेक्ट दूसरी कंट्रीज पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ इंटरडिपेंडेंस, कनेक्शन बनाने की इंपॉर्टेंट है। तो वो कनेक्शन जो है वो यूएन बनाता है, ठीक है। तो 7 बिलियन पीपल जो हैं कनेक्ट कर पाते हैं इसकी वजह से। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है कि ये जो हमारी इंटरडिपेंडेंस है, हम सारा वर्ल्ड एक भाई बहन की तरह रह रहे हैं, वो इंक्रीज करने वाला है। हम सभी के अंदर जो फ्रेंडलीनेस है वो इंक्रीज करने वाला है, ब्रदरहुड इंक्रीज करने वाला है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यूएन जो है वो आने वाले समय में और अच्छा काम करेगा। और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट है, जो सारे लोगों का, सारी ह्यूमैनिटी का जो मेन इंटरेस्ट है, ठीक है, वो सिर्फ यूएन के अंदर ही हम ब्रॉडली डिस्कस कर सकते हैं। कि हम तभी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जिन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन किया
किया था कि वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे कि ताकि हमारे इन्वायरमेंट पे कम असर पड़े, ठीक है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा कॉस्ट भरना पड़ेगा। हम कहीं पे नहीं कह सकते, हम यूएन में कह सकते हैं। तो दैट्स वाई इट इज़ इम्परफेक्ट, पर हमें ये मच नीडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। अब मैंने आपको 2-3 बातें कहनी है। नंबर 1 चीज़ है कि जो एनसीईआरटी के जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, जो टिक द करेक्ट हैं, फिलअप्स हैं, आप उन्हें कर लो, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन आ जाए, बट यू विल बी एबल टू टेस्ट योर सेल्फ, ठीक है। आप इंटरनेट पे देख लो, ठीक है, आंसर्स खोल लो, पर पहले आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो। और इंटरनेट सोर्सेज हमेशा सही नहीं होते, जो आपकी बुक में लिखा है वो सही है, मे बी जो इंटरनेट पे आंसर है वो शायद गलत भी हो सकता है, पर आप अपने आप को चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, इंटरनेट पे देख सकते हो कि क्या क्या आंसर्स हैं। पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद चेक करो अपने आप को, ठीक है। और क्या कहना है मैंने कि आपको, जैसे आपकी बुक में बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह भी दी होती हैं, तो आपको एक बारी गो थ्रू जरूर करना है, ठीक है। अभी जैसे हमारे इसमें 2-3 जो कार्टून्स हैं हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला है आपका, ठीक है, इसमें क्या है, इफ द राइट वन डू नॉट गेट यू, मतलब यूएन आपको नहीं समझा पा रहा है, एज अ मीडिएटर काम नहीं कर पा रहा, देन द लेफ्ट विल, ठीक है। इसका मतलब कि ये किसी कंट्री को कहा जा रहा है कि अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा वॉर के उसमें आ गई है कि हाँ मैंने तो सब कुछ दूसरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देना है, तो अगर आप यूएन की बात नहीं मान रहे, तो दूसरा जो लेफ्ट, राइट का मतलब क्या है यहाँ पे कि राइट हैंड, राइट क्या होता है, सही, सही चीज अगर आपके साथ जो है बातचीत नहीं कर पा रही, आपको समझा नहीं पा रही, तो जब वॉर हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो ये वो चीज है। और मैंने आपको कहा था कि सभी ऑर्गेनाइजेशन के ये वाले एक बार जरूर देख लेना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऐसा लोगो है, एटॉमिक एनर्जी वाली ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई जस्ट प्रे फॉर यू ऑल कि आप बहुत अच्छा स्कोर करें और आप बहुत अच्छा पेपर करके आए। मीट यू इन द कमिंग वीडियोज। बाय बाय, गुड डे।